सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग कवर करने वाले होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वन शॉट में। ये वन शॉट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जो बाकी के वन शॉट हैं उनसे काफी डिफरेंट है, क्योंकि ये टर्म वन के लिए स्पेसिफिक है। मतलब वो सारे पॉइंट जो कि सैंपल पेपर में थे, जो कि एनसीईआरटी में है, जो कि एनसीईआरटी की एक्टिविटीज में है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, उनको ढूंढने के बाद जितना मेरे से हो सकता था उन चैप्टर्स को फिर से मैंने एक बार नोट्स बनाया हुआ है। ये नोट्स आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लो। और इसको डाउनलोड करने के बाद फोटो कॉपी करा सकते हो, फिर इसको पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा करेगा, मतलब बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। और कुछ दिन पहले मैंने इसको पोस्ट भी किया था, तब भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तीनों चैप्टर्स जो आपके हैं केमिस्ट्री में, इसके बाद फिजिक्स और बायोलॉजी में, सबके जल्दी से जल्दी वन शॉट आपके एग्जाम के पहले दे दूंगा, तो इससे काफी ज्यादा आपका फायदा हो सकता है। ठीक है, चलो आते डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पे। उसके पहले एक जरूरी बात ये कि अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, शायद मुलाकात हमारी फर्स्ट टाइम हुई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को उनको देख लेना, उनको भेज देना जो शायद इस वीडियो को अभी तक देखे नहीं होंगे, मतलब शेयर कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आई थिंक यहां से 5 से 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके चैप्टर्स में, गिने चुने क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर को कवर कर लेते हैं एक बार जल्दी से। जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर पे। मतलब 5 से 6 जगह है जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन बनता है। मैं अगर अभी बोलूं तो अच्छा नहीं रहेगा। आते डिस्कस करते चैप्टर को। तो पहला जो हेडिंग है इस चैप्टर का वो है यार चेंज। चेंज क्या होता है आप जानते हो? जैसे कि चेंज मतलब ये होता है कि आपके घर में दूध था और वो दही बन गया, शायद आप जानते होंगे। दूध से क्या बन गया? दही बन गया है। आपके घर में आयरन होगा, अब उसकी रस्टिंग हो चुकी है। आपके घर में ऐसा कुछ होता है ना, अलग अलग चीजें होती हैं जिसका एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ए चेंज। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड ए चेंजेस। अब चेंज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब ये होता है जहां पे सिर्फ स्टेट की बातें की जाए, जहां पे स्टेट की बातें की जाए, मतलब उसके जो कि फिजिकल अपीयरेंस हो गया उसमें चेंजेस आ जाए। जैसे कि आपने लिया बॉटल में पानी लिया, उस पानी को, अच्छा वो कैसा था? लिक्विड था, आपने उसको रख दिया फ्रिज के अंदर। अब फ्रिज में उसका टेम्परेचर आपने कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो गया आइस में, राइट, बर्फ बन गया है। तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी वाटर है जो कि रिवर्स हो सकता है, राइट। अभी वो कंडीशन फिर से जो पहली कंडीशन थी, मान लो कि हम लोगों ने 0 से बढ़ा दिया टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस लेके आते हैं, फिर से वो कन्वर्ट हो गया वाटर में। तो ऐसे अपीयरेंस को, ऐसे चेंजेस में क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं, जहां पे सिर्फ सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाए, सब्सटेंस नहीं चेंज होता, दैट्स कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। इसके बहुत एग्जांपल है, मान लीजिए क्रशिंग अ कैन, ठीक है, आप किसी कैन को क्रश कर देते हो, राइट। मेल्टिंग ऑफ आइस, मैंने वही बोला। बॉइलिंग ऑफ वाटर, आपने वाटर को बॉइल कर दिया, वेपर बन चुका है, आप वेपर को फिर से कन्वर्ट कर सकते हो। तो वाटर का ही वेपर है, वाटर का ही तो आइस था, वाटर का ही तो लिक्विड था, तो वही H2 ही होगा, ठीक है। एंड द मिक्सिंग एंड सैंड वाटर, ठीक है, सैंड को और वाटर में मिक्स कर दो। ब्रेकिंग अ ग्लास, आपने कोई ग्लास लिया उसको ब्रेक कर दिया, तो यार अभी भी तो ग्लास ही है ना, छोटा ग्लास हो गया बस। डिसॉल्विंग शुगर एंड वाटर, आपस में मिला दिया उनको, फिर से अलग हो जाते हैं। श्रेडिंग पेपर एंड चॉपिंग वुड, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि आप पढ़ते हो फिजिकल चेंज में, राइट। सिंपल सी बात है। केमिकल चेंज थोड़ा सा डिफरेंस है। केमिकल चेंज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात थी, मैंने कोई एक पेपर लिया, उस पेपर को हमने जला दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने उसको जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या बन गया? बन गया CO2। अब सिंपल सोचो यार, क्या बनता है? गैस निकलती है ना, धुआं निकलता है, एंड दैट धुआं इज कॉल्ड एज, लैंग्वेज बोल सकते हो, CO2 बोल सकते हो। तो हुआ क्या कि जो पेपर हुआ, पेपर धुआं को पकड़ के पेपर नहीं बना सकते, क्योंकि वो केमिकल चेंज हुआ, एक नया सब्सटेंस बना है। अब वो नया सब्सटेंस फिर से कन्वर्ट नहीं हो सकता है। एक वर्ड और बोलते हो कि फिजिकल चेंज जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, कभी भी रिवर्स कर सकते हैं। आइस को वाटर में, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट केमिकल चेंज में मान लो कि एक सब्सटेंस रस्ट हो चुका है, अब रस्टिंग को फिर से हम लोग आयरन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन चुका है, राइट। ये होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ वुड हो गया, मिल्क बिकम कर्ड हो गया, मतलब दही, दूध से दही बन चुका है। बेकिंग ऑफ कुकिंग एंड केक्स हो गए, कुकिंग एनी फूड हो गया, एसिड बेस का रिएक्शन हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, इवन आवर रेस्पिरेशन जो होता है वो भी क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज में अगर मैं सिंपल बोलूं कि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज या नॉट अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या नॉट अ केमिकल चेंज। शायद आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, नहीं देख रहा है तो आप क्वेश्चन देखोगे प्री बोर्ड में या अपने बोर्ड के पेपर में देखने वाले हो, पक्का देख रहे होगे। इस पे एक ट्रिक मैं डिस्कस कर देता हूं। अगर कभी भी आपको बर्निंग जैसा वर्ड मिलता है, कंबशन मिलता है, रिस्पिरेशन मिलता है, डाइजेशन मिलता है, जो लाइफ प्रोसेस होता है आपके,
वो कैसे होते हैं, सारे सारे होते हैं आपके फिजिकल केमिकल चेंज होते हैं, बस इतना जानते रहो। ओके, आते हैं केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात ये थी, ठीक है, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आपके बुक में देखा होगा आप लोगों ने, मैग्नीशियम की एक रिबन थी, ठीक है, एक टुकड़ा था मैग्नीशियम का, उसको हम लोग जला रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी सब्सटेंस को उसके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, दैट इज कॉल्ड एज कंबशन। एंड ये क्या बन रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। ये कैसा था, गैस, सॉलिड था, ये कैसा था, गैस था, हीट किया हम लोग, कैसा बन गया, ये सॉलिड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। उसको ठीक ठाक ढंग से पढ़ना, यानी अच्छे से, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। एक आपके यहाँ नोट करके एक पॉइंट लिखाया हुआ था, एक्चुअली एनसीईआरटी की एक्टिविटी के अंदर दिया हुआ है कि बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। कि मान के चलो ये थी मैग्नीशियम की रिबन थी भाई, ठीक है, ये है मैग्नीशियम की रिबन है। तो जब भी इसको हम लोग जलाने जाएंगे तो अब सिंपल सा बात सोचो तुम कि अगर तुम्हारे घर पे कोई आयरन की रॉड होती है, उसकी रस्टिंग हो चुकी होती है, तो अगर उस रॉड को हमें यूज करना है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले उस रस्ट को हटाएंगे ना अच्छे से, फिर पेंट कर देते हैं उस पे। तो सेम कहानी यहाँ पे है, जो हम लोगों ने मैग्नीशियम की रिबन उठाई थी, हो सकता है उस पर कुछ लेयर जमा हुई होगी, एंड दैट लेयर किसका होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का वो लेयर हो सकता है, जिसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। किसी किसी बुक में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिखा हुआ, वो भी गलत नहीं है। अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है तो आपको वही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बोला हुआ है, ठीक है, अच्छे से जानते रहना। ये हो गया, तो ये पहले पेज का कहानी खत्म हो जाती है। कभी भी कोई रिएक्शन होता है उसके दो चीज होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट होता है यार, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होते हैं जो एरो के लेफ्ट में लिखे रहते हैं, और एक होता है राइट में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। दोनों का मतलब ये होता है, रिएक्टेंट वो होते हैं जो स्पीशीज किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो होता है प्रोडक्ट जो स्पीशीज के पार्टिसिपेट करने के बाद आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। आपने दाल और चावल लिया, आपने उसका यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट, वो बन गया खिचड़ी, दैट इज खिचड़ी द प्रोडक्ट, राइट, सिंपल सा, कुछ किसमें करना नहीं था। अच्छा, केमिकल इक्वेशन हो गया, तो उसी सब्सटेंस मान लो कि दाल हो गया, चावल हो गया, खिचड़ी हो गया, बस उसी को अच्छे से लिखना, उसके फॉर्मूला, दाल का फॉर्मूला, चावल का फॉर्मूला, खिचड़ी का फॉर्मूला लिख दो, ये होगा केमिकल इक्वेशन हो गया, अच्छे से लिख दो भैया, और क्या। तो सेकंड होता है इसमें, अच्छा, इक्वेशन में दो होते हैं, एक होता है वर्ड इक्वेशन, जैसे आपका लिखते हो कि अब सिंपल देखो, ये हो गया मैग्नीशियम, तो इसका आपने स्पेलिंग सहित लिखा होगा अच्छे से, ये हो गया ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब केमिस्ट्री में इसके सिंबल होते हैं भैया, ऑक्सीजन का सिंबल होता है Mg का, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, तो इसको वर्ड के इक्वेशन को इसके सिंबल इक्वेशन में लिखना, दैट इज कॉल्ड एज सिंबल इक्वेशन, जो कि ये हो गया। अब इक्वेशन भी दो टाइप के और होते हैं, पहला होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सेकंड होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब दोनों नॉर्मल चीजें हो गई ना, जो बैलेंस नहीं होगा वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। तो एक काम करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो फटाक से आगे आते हैं। ओके, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है। आप ये देख रहे हो, एरो देख रहे हो, एरो, तो एरो के लेफ्ट, एरो के राइट जितने एटम्स होंगे वो मतलब कि सेम होंगे, मतलब टोटल सम ऑफ द, यानी कि एक जिंक इधर है, एक जिंक इधर होना चाहिए, एक सल्फर इधर है, एक सल्फर इधर होना चाहिए, 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 H2 इधर होना चाहिए, बस सिंपल सी बात। यही होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि a balanced chemical equation has the number of atom on each atom, ठीक है, each element equal on the both side, यानी कि दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट्स को क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, बस। अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। अगर इक्वल हो गए तो क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, सिंपल सी बात थी। लेकिन सर ये बैलेंस्ड करते क्यों हैं, क्यों करते हैं ये बैलेंस, तो इस पे एक लॉ है। अब ये थोड़ी है कि यार बैलेंस वो लोग सिर्फ नंबर लेने के लिए करते हैं कि स्कूल में अच्छा नंबर मिल जाए, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। एक लॉ है, एक लॉ को फॉलो करना पड़ता है, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है आपके यहाँ कि क्या नीड होती है किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो आप इसको अच्छे से अंडरलाइन मैंने कर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये होता है कि टोटल जो मास होगा रिएक्टेंट का, वो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जितना जितना मान लो सब्सटेंस इधर है, मान लो आपने क्या बोला, एटम्स इक्वल होंगे दोनों साइड में, एक एटम का कुछ मास होता है भैया, तो इक्वल नहीं होगा मास। मान लो कि मैं इधर भी खड़ा हूं, मैं उधर भी खड़ा हूं, तो मेरा मास मान के कुछ चलो, जो मेरा मास इधर आएगा वही मेरा मास उधर होगा, ऑलवेज इक्वल होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज अकॉर्डिंग टू द, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं।
अब सिंपल सी बात है, इधर 2 जड़न हो गया, इधर 1 जड़न होगा तो मास तो गड़बड़ हो ही जाएगा, इसलिए आपको भी यहाँ पे 2 जड़न करना ही करना पड़ेगा और इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये होता है यार कि सिर्फ बैलेंस कैसे करेंगे, तो आपकी एनसीईआरटी ने बोला कि ये है FeH2O, ये क्या बन रहा है Fe3O4 RH2 बन रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए एक डिब्बा बनाओ, डिब्बे में एक तरफ लिखो नंबर ऑफ एटम्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है रिएक्टेंट में, ना कि प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये किसना है Fe, इधर है देखो Fe किसने कितने कितने पार्टिसिपेट किया हुआ है, एक Fe है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो Fe हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अच्छा रिएक्टेंट में कितने हैं, रिएक्टेंट में Fe कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। प्रोडक्ट में Fe कितना है, 3 है, कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका 4 है, और कितना है हाइड्रोजन, 2 है, देखो ये कितना है, 2 है। अब इसी को तुम्हें इक्वल करना है, बैलेंस करना है। तो एनसीईआरटी की बात मानो कि भैया अलग अलग स्टेप में दिया हुआ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ये 5 स्टेप में जाके आपके केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है। आई थिंक इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं थोड़ा सा अलग तुमसे डिस्कस करता हूं, उससे पहले देख लो, मतलब इस पे डिस्कस करने वाला हूं, उससे पहले एक लाइन देख लो कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। अब इंफॉर्मेशन हमें ये मिलता है कि जैसे हम लोग कुछ चीजें आप लिखते हैं ना, मान लो कि आपके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई थी, आपने देखा होगा कि ये क्या था, Mg था सॉलिड स्टेट में, ये क्या है गैस में, और ये क्या है सॉलिड। तो हम लोग उसके नीचे उसका स्टेट लिख देते हैं कि इससे प्रेजेंट, इससे हम लोग जानते हैं कि इसमें सॉलिड स्टेट है, ये कैसे Mg कैसा है, सॉलिड में है। तो कुछ चीजें होती है जो इंफॉर्मेशन मिलता है हमें किसी केमिकल इक्वेशन से। गैस को लिखते हैं गैस के फॉर्म में G करके, लिक्विड को L, सॉलिड को S, और मान लो जो एरो होता है, एरो मान लो A से B बना हुआ है, A से B, तो एरो के ऊपर हम लोग जो लिखते हैं रिएक्शन के कंडीशन लिखते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन होती हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे होती हैं, राइट। अब कंडीशन मतलब ये हो गया कि भैया कौन से टेम्परेचर पे, कौन से प्रेशर पे, कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल कंडीशन, मतलब इक्वेशन रिएक्शन की कंडीशन बोलते हैं। ओके, कुछ इक्वेशन है, मैं इस पे भी आता हूं क्वेश्चन पे, उससे पहले हम लोग आते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। अब देखो बैलेंस करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे आपको दिए हुए क्वेश्चन, तो आपको ईमानदारी से इनको करना है बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए यार एक जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में कुछ, हिट एंड ट्रायल मतलब ये होता है कि तुक्का लगाना है, सिंपल, और कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ एटम्स को इक्वल करने हैं। अब तुक्का भी लगाना है यार, तो ऐसे वैसे लगाना नहीं है, ठीक ठाक लगाना है। तो पहले हम लोग उसको बैलेंस करते हैं जिसका नंबर होता है कम। आते हैं पहले इक्वेशन पे, और पहले इक्वेशन में लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, और कुछ रूल नहीं है भैया, सिंपल सी बात है। देखो इधर कितने कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, 1 कार्बन, इधर कितने हैं, 1 कार्बन है, यानी ऑक्सीजन, यानी कार्बन कार्बन बैलेंस है, ठीक है। कितना है, कार्बन और कार्बन क्या है, बैलेंस है। अच्छा आते हैं डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन पे। इधर कितना हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन है, लेफ्ट में कितना है, ये देखो 4 है, इधर कितना है, इधर 2 ही है। एक काम कर सकते हो, अगर तुम इसको 2 कर दो यहाँ पे, अब कितना हो गया, अब 4 हो गया, ठीक है। कार्बन कितना है, अभी भी कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन 2 है, इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर 2 है, ठीक है। 2 इधर है और 2 इधर, देखो ये भी O2 है ना, ये कितना 2, 4 हो गए। तो राइट में 4 है, लेफ्ट में कितने हैं, 2 हैं। अगर आप इसको 2 कर दोगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, यानी 1 यहाँ पे आएगा, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, ये 2 हो गया, ये 1 है, हम लोग फिर से 1 लिखेंगे नहीं, ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये कुछ हम लोग इस प्रकार से किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, और सिंपल से, और कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। चलो आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन क्या करना है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ना, इसमें गलती है, इसको जो प्लस प्लस लिखा हुआ इसको काटो पहले, यहां है Cl2, ठीक है। अब इसको करना है बैलेंस अच्छे से, ठीक है। इसको तुम कर लो Cl2, अब करना है तुम्हें बैलेंस। सिंपल सी बात है, देखो अगर तुम देखोगे राइट लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में देखोगे तो इधर 1 सोडियम है, इधर 1 सोडियम है, सोडियम बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट में 2 सोडियम हो गया और लेफ्ट में 1 सोडियम, आप 2 से मल्टीप्लाई फिर कर दो, ये भी बैलेंस हो चुका है। बहुत आसान है, देखो ध्यान से। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। लेफ्ट में कितना एल्यूमिनियम है, लेफ्ट में 1 एल्यूमिनियम है, राइट में Al2 है ना, 2 एल्यूमिनियम है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लिख लोगे। अच्छा कभी कभी हो सकता है कि जो पहला स्टेप हो गलत हुआ होगा, फिर से आपको करेक्ट करना पड़ेगा, जानते रहना। इधर कितना हो गया, 2 हो गया, 2 एल्यूमिनियम। अच्छा इधर तो कितना, इधर 2 एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम बैलेंस है। आते हैं ऑक्सीजन पे, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये है, इधर 3 है, इधर 2 है, ये कभी भी बैलेंस नहीं होंगे। तो आपको ये काम करना है, कुछ ऐसे नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करो जिसका नंबर इक्वल हो, यानी कि जो जिनका जो
मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर है इक्वल आए। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑक्सीजन 6 इधर भी हो गया, 6 इधर भी हो गया। लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गया, इधर जो एल्यूमिनियम था ये 4 हो चुका है, क्योंकि 2 पहले ही था, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम 4 कर लो, अब ये फिर से बैलेंस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन थे, 3 रिएक्शंस थे जिसको हमने बैलेंस किया। इसके बाद आप बैलेंस करोगे, मैंने प्रैक्टिस पूरा दे दिया हुआ। आते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। इस पे एक क्वेश्चन आपके यहाँ फिक्स है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, तो लेकिन मिनिमम एक आपके यहाँ क्वेश्चन फिक्स है। तो टाइप ऑफ मतलब किसी एक टाइप के केमिकल इक्वेशन आपके यहाँ होते हैं। सिंपल सी बात थी भाई कि आपके यहाँ चार टाइप के बेसिकली होते हैं, मैंने कुछ और लिख दिया होगा क्योंकि उसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिया, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब हवाला है ऐसे ही। तो पहला है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर इसके बाद इंडो और एक्सो के बीच में आ जाएंगे, एंड लास्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सिंपल सी बात है। ओके, ये 5-6 टाइप के हैं जो कि बेसिकली अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आए हुए भी हैं आपके प्री बोर्ड में, और इसके टर्म 1 में जो सैंपल पेपर आया था उसमें पूछे गए थे। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं चीजों डिस्कस करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो पहला हमारे पास जो हेडिंग है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ऐसा हो गया कि सिंपल सी बात थी कि कंबाइन करना, मतलब इसका मीनिंग ही क्या है, कंबाइन करना। अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर गए, मिल गए, और एक सिंगल बनाते हैं प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात थी, जहां पे आपको 2 लोग कंबाइन कर जाएं और 1 लोग बनता है, यानी लेफ्ट में 2 लोग, राइट में 1 लोग, बस। 2 या 2 से ज्यादा मतलब लेफ्ट साइड में 2 से ज्यादा, 1 नहीं 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन राइट में कंडीशन ये है कि आपका एक ही होना चाहिए बस। यानी कि बहुत लोग कंबाइन कर जाए, 1 लोग बनाए, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहचाना बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो आपने कि एक, अगर आपने कभी भी ये एग्जांपल खुद घर पे देखा होगा, एक सब्सटेंस होता है क्विक लाइम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चूना। तो जब आपका पेंटिंग होता है, व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं उसको, व्हाइट वॉशिंग मतलब बेसिकली उसको गांव में बोलते हैं, जहां पे हम लोग, मतलब गांव क्या सब लोग जानते होंगे उसको बेसिकली, हाँ ये बोलते हैं। तो जब लोग उसको मार्केट से लेके आते हैं, तो मान लो कि जो पेंटर होते हैं ना, जो आपके यहाँ पेंटिंग करते हैं बेसिकली, तो वो ये बोलते हैं कि जब उसको लाना ना, तो उसको रात में पानी के अंदर डिजोल्व कर देना, वाटर के अंदर डिजोल्व कर देना। तो हम लोग लाते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं। थोड़ा देर बाद वो रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड करना स्टार्ट करता है। तो हम लोगों ने देखा होगा कि जब उसको डालते हैं उसके अंदर, तो हीट निकलना स्टार्ट होता है, हीट नहीं एक्चुअली वो एक आवाज निकलना स्टार्ट होता है, और थोड़ी थोड़ी उसमें हीट, यानी कि हीट हमें दिखती है, धुएं के फॉर्म में हमें दिखता है। धुआं नहीं बोल सकते, वो जो उसका जो वेपर होता है, वेपर दिखता है, एंड दैट वेपर जो होता है वो इसी के फॉर्म में निकलता रहता है, एक्वस हो जाता है, एंड हीट निकलता है। ऐसे रिएक्शन में जहां पे हीट निकलती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी डिस्कस कर रहा हूं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अच्छा, तुम अपना काम देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके, देखो 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर गए हैं और बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आगे आपके जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, डिड यू नो अबाउट दैट। तो होता क्या है कि जैसे पेंटर जो आपको बोला था कि इसको वाटर में मिला देना, मैं सुबह आऊंगा इसको पेंटिंग करूंगा, तो जब पेंटर वाला आएगा तो इसको ब्रश लेगा और इसी सब्सटेंस को, मान लो कि ये दीवार है, मान लो कि ये आपकी वॉल है, ठीक है, जो वॉल पे पेंटिंग करनी है, तो आएगा, मान लो कि चलो ये किसी कलर का है, मान लो कि ग्रीन कलर का है, ठीक है, तो आएगा और इसको यहीं पे लगा देगा, ठीक है। इसको व्हाइट कलर का होता है, लेकिन मान के चलो ग्रीन कलर का है अच्छे समझने के लिए, तो इसको यहाँ पे लगा देगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको ब्रश से ऐसे लगा देगा, ठीक है। अब हुआ क्या, यही लिखा हुआ है कि ये क्या बन गया, ये बन गया स्लैग लाइन बन गया, क्विक लाइन था, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग लाइन बोलते हैं। तो जैसे हम लोग लगा देते हैं, उस करना नहीं, मतलब कोई ब्रश लेगा, ब्रश में अच्छे से घोला उसको यहाँ पे लगा देता है। अब होगा क्या, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट में है CO2 गैस, ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या है, CO2 गैस है। तो CO2 गैस क्या होगा, इसी से कर लेगा रिएक्ट, ये देखो CO2 गैस, ठीक है। तो ये देखो COH का होल ट्वाइस है, इससे CO2 गैस रिएक्ट कर लेगी, और CO2 गैस रिएक्ट करने के बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक लेयर होती है और यहीं पे वो जम जाती है, ठीक है, और ये हमारा व्हाइट वॉशिंग हो जाता है, जो कि 2-3 दिन बाद सूख जाता है। ये 2-3 दिन का प्रोसेस होता है पूरा, वही लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छे से।
और H2O जो गैस होती है, H2O जो होता है वो वाटर के फॉर्म में। अब शायद आपने देखा भी होगा, व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो जो पेंटर होते हैं वो बोलते हैं कि एक काम करना, एक बढ़िया लाइट जला देना इसमें, ठीक है, जिससे इसमें अच्छी से लाइट आ जाए, धूप आ जाए और जो ये अच्छे से सूख जाए, एंड दैट सूखना इज कॉल्ड कि CO2 का रिएक्शन हो जाए, एक लेयर जम जाए और जो वाटर उसमें मिला हुआ था वाटर वो निकल जाए पेपर के फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड लिखा पेपर के फॉर्म में निकल जाता है अपने आप, दैट इज कॉल्ड एज, ये पूरा केमिकल रिएक्शन हुआ और यही होती है आपकी व्हाइट वॉशिंग होती है। ओके, वही आपका लिखा भी हुआ यहाँ पे। चले, ओके, मतलब चिपकाता ये है हमारे पास, लगता क्या, लगता ये है, मतलब कुछ दिन बाद ये हो जाता है, 1-2 दिन बाद, मतलब गर्मी होगी जल्दी हो जाएगा, ठंडी होगी टाइम लगता है, बस सिंपल सी ये बात थी। सेकंड है CO और O2 आपस में कंबाइन करके क्या बना है, CO2 बना, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 प्लस O2 वाटर का फॉर्मेशन, दो सब्सटेंस कंबाइन किए बनाता है एक प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एक हेडिंग पड़ती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वही बात ना भाई कि अगर किसी रिएक्शन में हीट निकलती है, जैसे कि हमने क्या किया, क्विक लाइम को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, हीट निकल गई, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि आपको वही लिखा हुआ है कि इन अबव द रिएक्शन वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑल द अबव रिएक्शन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ये और ये और ये दोनों तीनों रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, मतलब निकलती है। This make the reaction mixture warm. This reaction in which heat is released along with the formation of product, that is reaction is called as exothermic reaction. तो आपके यहाँ 3 एग्जांपल यही दिया हुआ था, 3 एग्जांपल अच्छे से याद कर लो और एक वो याद कर लो जो आपने अभी क्विक लाइम वाला पढ़ा था। एक और याद करना है, वो है कि रिस्पिरेशन, जब आप सांस लेते हो आपको पता होगा, सॉरी, आप जब रेस्पिरेशन करते हो, माइटोकॉन्ड्रिया आपके यहाँ ATP बनता है, तो रेस्पिरेशन ATP बनता है रेस्पिरेशन में ना, तो आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि हीट ही नहीं, जहां पर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ हीट, चाहे इन द फॉर्म ऑफ ATP, चाहे इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो भी आपको लिखा हुआ है कि डिड यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है, ATP मिलती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब काफी आसान चीजें हैं, राइट। ओके, 1 मिनट देना, नॉट 1 मिनट, क्योंकि और लाइव क्लास थोड़ी चल रही है। ओके, रिकॉर्डेड है ये, आधा डिस्कस करते हैं। ये चाहिए, हाँ, एक चीज ये भी, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है ये, तो अगर हम लोग जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका होता है डिकम्पोजिशन, तो वेजिटेबल्स का जो डिकम्पोजिशन होता है वो भी क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत आसान है, जैसे आपने पढ़ा था वहां पे कई सब्सटेंस मिलकर बना रहा था एक सब्सटेंस, यहाँ पे एक सब्सटेंस टूटेगा और बनाएगा बहुत सारे प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इट इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, और कुछ भी नहीं, सिंपल से बात थी। तो एक लड़की है और ये प्रैक्टिकल कर रही है, प्रैक्टिकल ये कर रही है कि सिंपल सी बात है कि एक सब्सटेंस होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, इसको हम लोग ग्रीन विट्रियल भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ना जानते हो तो जान जाओ, ठीक है, ये होता है। तो इसको किसने क्या किया, हीट किया, क्या किया, इसको इसने हीट किया, मतलब उसका मन किया, उसके सर ने बोला एक काम करो बेटा, इसको हीट करो। जब उसने हीट किया तो उसने एक चीज देखा कि जहां पे जो वाटर के मॉलिक्यूल मिले हुए थे, पहले इससे अटैच्ड थे, जो क्रिस्टल के फॉर्म में थे, ये वाटर के मॉलिक्यूल इससे भाग गए। अच्छा, ये पहले कैसे था, ये पहले ग्रीन कलर का था, कैसे था, ग्रीन कलर का, इंपॉर्टेंट है, मैं भी डिस्कस करूंगा ये कैसा है, ग्रीन कलर का है। तो जैसे ही ये हो गया, क्या बन गया, फेरस सल्फेट हो गया। अब लड़की ने बात मानी नहीं, इसने आगे फर्दर हीट करना स्टार्ट किया, इस सब्सटेंस को फिर से हीट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही आपको इसको हीट किया, देखा उसने कि बन गया Fe2O3 बन गया, SO2 बन गया, SO3 बन गया। हाँ, ये कैसा होता है भैया, ये होता है रेडिश ग्रीन, रेडिश ब्राउन होता है, जानते रहना। ये कैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, कैसा है, रेडिश ब्राउन, और इंपॉर्टेंट है रेडिश ब्राउन। और जो गैस निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिनका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, सफोकेटिंग होता है, सफोकेटिंग होता है, सफोकेट करता है, दम घुटने वाला होता है। तो जानते रहना, ग्रीन कलर में टूट गया बेसिकली। तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट था, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो। ओके, आता है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, ग्रीन से कन्वर्ट हो गया रेडिश ग्रीन, रेडिश ब्राउन में, एंड वो दिख रहा था मेरे को, तो मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। ये क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया ना, टूट गया, सिंपल सी बात थी। तो एक सिंगल सब्सटेंस जो कितने फॉर्म में टूट गया, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये कई टाइप के होते हैं। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना होता है। अब तोड़ने का मतलब एनर्जी देना, यार ये थोड़ी है कि हथौड़े से तोड़ रहे होंगे, एनर्जी दे रहे होंगे, हीट दे रहे होंगे।
तो अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन को तोड़ने के लिए हीट देते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो वही बात थी कि अगर हम लोगों ने लिया CaCO3 लिया, उसको हीट किया, ये डिकम्पोज हो गया CaO में और CO2 गैस में टूट गया। सिंपल सी बात थी। हमने लिया लेड नाइट्रेट लिया, PbNO3 का होल ट्वाइस लिया, ऊपर से हमने हीट दिया, ये क्या हो गया? PbO में, NO2 गैस में और O2 गैस में टूट गया। सिंपल सी बात थी। इसका आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ये कैसा होता है? येलो कलर का होता है, जानते रहना। ये येलो PPT बनता है और ये ब्राउन कलर गैस है, ठीक है, लिख लेना भैया, ब्राउन गैस है। आपके यहाँ कई बार पूछा गया ब्राउन गैस, तो ये NO2 गैस थी, आपके यहाँ एग्जाम्पल पूछा गया है, ठीक है। ये सिंपल सा था, बहुत आसान था। आते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो जहां पे हम लोग हीट कर रहे थे वहां पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे दें, यानी कि हम लोग करंट दे दें, अगर तो करंट दे देंगे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो आप शायद वाटर को जानते होंगे, बेसिकली जानते ही होंगे, ये तो मीम हो गया। तो ये हो गया H2O, ठीक है। तो H2O को हम लोग ये थोड़ी एक उसको तोड़ देते हैं हथौड़े से, नहीं नहीं भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। जब इसको हम लोग देते हैं तो यहाँ पे कैथोड पे, एनोड पे जाता है, बेसिकली आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, वो ये है कि इनका रेशियो कितना होता है। तो अगर आप खुद देख पा रहे, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, तो अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख ही रहे होंगे अच्छे से, ये कितना होता है? ये 2 होता है। ये कितना है? 2 है। ये कितना है? इसका 1 है। तो जानते हैं ना कि हमेशा 2 और 1 के रेशियो में आते हैं, चाहे आप वॉल्यूम बोलो, चाहे आप मोल बोलो, चाहे आप मॉलिक्यूल बोलो, 2 और 1 के रेशियो में होते हैं, 2:1 के रेशियो में होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार और अभी भी पूछा जाएगा, पक्का मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपके यहाँ फिक्स है, ठीक है। ये हुआ। थर्ड होता है फोटोलिसिस, या हम लोग थर्ड को बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, या भी ये भी एक डिकम्पोज करने का मेथड है हमारे पास। इसमें क्या होता है यार कि जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, जहां पे हम लोग हीट कर रहे थे, वहां पे हम लोग सन की लाइट दे देंगे। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं सन की लाइट के। तो सन की लाइट में क्या होते हैं? वो टूट जाते हैं Ag में, यानी कि AgCl सन की लाइट है, वो सेंसिटिव होता है। तो व्हाइट कलर का था, जैसे वो सन की लाइट मिली उसको, वो टूट गया ग्रे में, यानी कि ग्रे कलर का हो गया, Ag में टूट गया और सिल्वर में टूट गया। सेम रिएक्शन है AgBr और Ag और H वो Br2 हो गया। सिंपल सा ये रिएक्शन था। अब आपके यहाँ क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये पूछा जाता है क्यों? अच्छा देखो ध्यान से भाई, हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मान के चलो कि हमने AgCl क्या करना है? स्टोर करना है अपने घर में। और स्टोर कैसे करें? तो हमें ये चीज देखो कि हमारे पास टूट जाएगा ना, सिंपल सी बात थी, क्योंकि अपने आप सन की लाइट मिल गया भाई, ट्रांसपेरेंट बॉटल होगी तो वहां पे सन की लाइट चला ही जाएगा, टूट जाएगा। तो AgCl को हम लोग क्या करते हैं? किसी कलर्ड बॉटल में रखते हैं, यानी जहां से सनलाइट, जैसे जहां पे सन की लाइट पहुंच ना पाए, क्योंकि सन की लाइट अगर पहुंच गई है तो वो टूट जाएगा, तुम्हारा जो मेन सब्सटेंस था वो तो खराब हो गया यार, ठीक है। तो व्हाइट से ग्रे जानते रहना, इसलिए हम लोग सिल्वर क्लोराइड को कलर्ड बॉटल में रखते हैं। ये एग्जांपल आप भूलना नहीं, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। सेम एज AVR, ठीक है, दोनों के साथ सेम चीजें हैं, कोई यहाँ पे अलग नहीं है, दोनों चीजें सेम है। मैं क्या बोलने वाला था, मैं खुद ही भूल गया। चलो, सेकंड है इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ये भी आसान चीज है कि इंडो ये होता है कि जहां पे उसका उल्टा, जहां पे हमें खुद ही एनर्जी देनी पड़े। अब यार खुद सोचो कि जो भी आप अभी पढ़ के आए हो, इसमें आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, हीट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, ये भी तो एक एनर्जी है। आप सन की लाइट दे रहे हो, ये भी तो एक एनर्जी है। तो ऐसे रिएक्शन को लोग क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब या एनर्जी इज सप्लाइड इज कॉल्ड एज इंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि आपका यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है। आपने वही एग्जाम्पल अभी लिखा था, ऑल्सो AgBr AgCl वाला एग्जाम्पल। ओके, चलो क्वेश्चन मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं। वही यार क्वेश्चन मैंने अच्छे से डिस्कस कर ही दिया हुआ, आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। अगर जहां प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट करो, मेरे पास तुरंत आएगी नोटिफिकेशन और विद इन 1 मिनट 2 मिनट में उसका आंसर दे दूंगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो अगर कहीं भी इस क्वेश्चन में डाउट है आपको, तो आराम से आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो थर्ड हमारा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थर्ड वाला रिएक्शन को क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। बहुत आसान रिएक्शन है। सपोज करो कि दो भाई थे, दो मतलब दोस्त थे, जिनकी आपस में बहुत पटती थी। वो कैसे थे? B और C थे, दोनों का अलग अलग नाम था, B and C, आपस में पढ़ती थी। दो दोस्त थे, स्कूल में पढ़ते थे। एक स्कूल में एक लड़का और आ गया, एक कोई और आ गया, जो कि बहुत ही स्मार्ट था, देखने में बहुत कैसा था, स्मार्ट था। उसने क्या किया? उसने झगड़ा लड़वा दिया दोनों में, भैया पहले एक काम करो, सेपरेट हो दोनों।
और इनको सेपरेट करके यहां से, क्योंकि ये देखो अब दो कंपाउंड बनता है तो इस पे चार्ज प्लस का होता है, इस पे माइनस का होता है, तो प्लस ये भी बन के आया हुआ है, तो ये प्लस वाले को हटा देगा यहां से, यानी ये सी के साथ जुड़ जाएगा और बी को हटा देगा यहां से, यानी बी बेचारा क्या हुआ, यहां से निकल गया। क्योंकि वो स्मार्ट था इसलिए सी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, यही आज जमाना चल भी रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बेसिकली। ठीक है, ओके, हाँ चल रहा है बेसिकली ये जमाना आज टाइम पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, भगा देना, मार देना, ठीक है, धक्का दे देना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब क्योंकि मेटल्स पढ़ रहे होंगे, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, तो हम लोग जब मेटल्स से रेस्पेक्ट पढ़ेंगे तो कोई मेटल स्मार्ट नहीं होते, मेटल्स आर रिएक्टिव। तो अगर ए ज्यादा रिएक्टिव होगा, अगर ए ने बी को हटाया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि बी इज लेस रिएक्टिव देन ए, इसलिए बी को यहां से निकाल दिया जाएगा, यहाँ के इसके घर से निकाल दिया जाएगा और सी के साथ अच्छी अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस और कुछ भी नहीं। तो इसकी एक लिस्ट है, मैं भी डिस्कस कर देता हूं। इसका एक एग्जांपल जो आपको देखना है, एग्जांपल ये था यार कि हम लोग लेते हैं ना, यहाँ पे अच्छे से देख लो, आपको मैं जूम कर देता हूं, आपको नहीं स्लाइड को। हुआ क्या कि हम लोग लेते हैं आयरन की नेल लेते हैं, जो कि पर्टिकुलर कलर की थी, पहले इस कलर की थी, अब रिएक्शन के बाद कलर चेंज होती है, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉपर सल्फेट को। एक सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 बोलते हैं, जो कि पहले कैसा था, जो कि पहले था ब्लू कलर का, पहले कैसा था, ब्लू कलर का था, ये कैसा था, ब्लू कलर का था। हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें आयरन की एक रॉड डिसॉल्व कर दी। इसमें क्या किया हम लोगों ने, आयरन की एक रॉड डाल दिया। अब जैसे हम लोगों ने इसमें एक आयरन की रॉड डाली है, Fe डाल दिया हुआ है, Fe ने इसके साथ रिएक्ट कर लिया, Fe ने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट कर लिया, और जैसे ही Fe ने इसके साथ रिएक्ट किया, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को यहां से हटा दिया, सेम जैसे ऊपर आपने पढ़ा हुआ था। तो कॉपर यहां से निकल गया, क्यों, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Fe। तो क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। इसमें जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो आपके यहाँ पूछा जाता है कि आपने इसका ऑब्जर्व क्या किया। आपने ऑब्जर्व ये किया यार कि पहले ये कैसे थे, पहले ये ब्लू कलर के थे, पहले ये कैसे थे, ब्लू कलर के थे, लेकिन क्योंकि अब ये सब्सटेंस तो रहा नहीं, तो ये क्या हो गया, अब बन गया FeSO4, डिस्प्लेस कर दिया, ये आपका बनता है ग्रीन कलर में। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, पहले ब्लू था, लेकिन जो आयरन की नेल थी उस पे कॉपर जाके डिपॉजिट हो गया। अब ये थोड़ी कॉपर को भगा दिया जाएगा, जो कॉपर था जाके यहीं पे डिपॉजिट हो गया, ये कैसा हुआ, अभी ये बन जाएगा ब्राउन कलर का। तो आपको यही देखो, ये दिया हो ब्राउन कलर का, ठीक है, ये देखो ये दिया हो ब्राउन कलर का, क्योंकि इस पे कॉपर डिपॉजिट हो चुकी है। तो सिंपल देखो, Pb हुआ, Pb इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो Pb इसको हटा देगा, खुद कर जाएगा रिएक्शन और Cu को यहां से खदेड़ देगा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब खदेड़ने वाली जो कहानी है वो डिपेंड करता है उसके रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो अगर आप ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेते हो तो इसमें होता क्या है कि जो ऊपर होता है भैया वही राजा होता है, वही क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर तुम देख पा रहे होगे सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, तो पोटेशियम कौन होता है, मोस्ट रिएक्टिव, इसको अच्छे से जान लो, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, एंड जो सबसे नीचे होगा वो कैसा होगा, लीस्ट रिएक्टिव। तो गोल्ड सबसे नीचे है, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो पोटेशियम ना सबको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन Au किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और जो मान लो कि हम लोग लेते हैं Fe, लेते हैं Fe, तो Fe जो होगा, Fe अपने नीचे वालों सबको डिस्प्लेस कर जाएगा, लेकिन अपने ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मान लो कि मैं दो रिएक्शन लेता हूं, एक मैं रिएक्शन लेता हूं Fe लेता हूं, ठीक है, सिंपल सी बात थी कि जैसे मैं यहाँ पे अच्छे से आपको दिखा देता हूं, ऊपर देखना, ऊपर वाला यहाँ पे अच्छे से। तो आप एक मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है Fe प्लस लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4। अब बहुत ध्यान से देखो, कॉपर क्या है, कॉपर Fe यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, सो Fe कॉपर को हटा देगा और क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और कॉपर भैया यहाँ से निकल जाएगा, बेचारा अकेला बचा। ये हो गया, ये तो हो गया। लेकिन अगर यही जिंक सल्फेट होता, क्योंकि देखो ये जिंक है ना, मैं बोलता मान लो ZnSO4 हो गया, ZnSO4 हो गया, और यहाँ पे मान के चलो ये Fe हो गया, Fe। अब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ कि जो जिंक है ये हटना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ये खुद ही पहले से रिएक्टिव था, खुद ही अच्छा बच्चा है, तो यहां से हटेगा नहीं, Fe कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, बस पूरी कहानी इतनी है। 11 में जाओगे तो आप इसका डिटेल में पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। चलो आते हैं, डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी आसान है, ठीक है। अब ये भी कुछ भी नहीं है यार कि A और B है और C और D है, इसमें आयंस का आपस में एक्सचेंज होता है कि देखो अदला बदली हो जाएगा, मतलब
अदला बदली हो गया कि दो दोस्त थे, दो दोस्त अलग थे, आपस में वो अदल बदल लिए कि सिंपल से एक काम करो, तुमसे इनसे दोस्ती हो जाए, हमसे इनसे दोस्ती हो जाए, आज से हमारा तुम्हारा बात खत्म। तो इसमें सिंपल बात ये है कि ए की दोस्ती हो जाएगी डी से, सॉरी यहाँ पे सी पे। अच्छा उल्टा मैंने किया हुआ है क्योंकि ये अब देखो ऐसा थोड़ी होता है यार, दोस्ती थोड़ी है, इसलिए चार्ज का यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, नहीं तो फिर बाद में होगा कि सर आपने गलती कर दिया। देखो इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज भैया, अच्छे से देख लो नहीं तो गलती हो जाएगी। देखो इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, जो पहला होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे कितना है नेगेटिव, इस पे कितना है पॉजिटिव, इस पे कितना है नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ, तो ये एडी एंड बी एंड सी ऐसे बनेगा। तो मैंने शायद यहाँ पे उल्टा किया था, ये एडी कर लो, ये आप कर लो एडी, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी फॉर दैट, बी एंड सी कर लो, ठीक है। ये हो गया, ऐसा होता है इसका इंटर कन्वर्जन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बोलते हैं और इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बोलते हैं। अगर पीपीटी बन गया तो ये क्या होता है समझाते हैं। देखो अब यहाँ पे आता है एक रिएक्शन, देखो आप, एक रिएक्शन ये था कि एक बच्चा था और उसने अपने दोनों हाथों से क्या किया हुआ है, दो टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया, एक टेस्ट ट्यूब ये, एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया। दोनों टेस्ट ट्यूब में पहले से कुछ सब्सटेंस पड़े थे, Na2SO4 और BaCl2। एक में क्या था Na2SO4, एक में क्या था BaCl2 था। दोनों को मिला दिया गया, एक बन गया। देखो अब सिंपल, अगर अपने आंखों से देखो कि आपको दिख जाएगा, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, पेन को देखो बस, मेरे को नहीं, यहाँ पे अच्छे से देखो, ओके। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। देखो ये कितना था, Na2SO4 था, ये है Na2SO4, Na के साथ SO4 लगा हुआ है, ये BaCl2 था। देखो इंटरचेंज हुआ, Na के साथ गया Cl और SO4 के साथ कौन गया Ba, ये क्या बना BaSO4 और ये क्या बना NaCl, ओके। इसमें देखा गया कि BaSO4 जो था वो बन गया है PPT। PPT ये होता है कुछ ऐसा सब्सटेंस बना है जो सोल्यूशन के अंदर अनडिजॉल्व नहीं है, क्या है, डिजॉल्व बिल्कुल नहीं है, मतलब वो पड़ा हुआ है, वो रेजिड्यू बन गया, यानी कि वो बैठ गया नीचे, तली में बैठ गया। लाइक आपने मिट्टी लिया, आपने मिट्टी वाटर को मिला, अच्छे से मिला दिया वाटर के अंदर, तो कुछ नीचे बैठ गए, कुछ मिल जाते हैं, जो नीचे बैठ गए, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट बोलते हैं उसको, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पीपीटी ही बने, कोई जरूरी बिल्कुल नहीं, कहीं कहीं नहीं बनता है, बहुत जगह नहीं बनता यार। तो ऐसे रिएक्शन में जहां पे पीपीटी बन जाएगा, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और ये कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, जानते हैं, जितना मैंने कलर डिस्कस किया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा हुआ, व्हाइट पीपीटी बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो नीचे आपसे एक एग्जांपल बोला हुआ है कि कैन यू एवर यू टेक मिक्स्ड विथ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इसको लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आप बताओ, नहीं बता पाओ क्योंकि ऑफलाइन क्लास है, नहीं ऑफलाइन नहीं, रिकॉर्डेड है, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। एंड पोटेशियम आयोडाइड हो गया, कितना हो गया, Ki हो गया। इसको आप मिक्स करोगे तो सिंपल सी बात है यार, देखो एक्सचेंज कर दो, ये आपका एक्सचेंज कर दो इसके साथ, ठीक, कितना हो गया। अब अपनी चार्ज आप अगर आप वैलेंसी जानते हो तो पोटेशियम नाइट्रेट कितना होगा, KNO3 हो जाएगा, और कितना हुआ PbI2 हो गया। ये होता है व्हाइट पीपीटी बनता है, सॉरी येलो पीपीटी बनता है, मैं भी भूल जाता हूँ, येलो पीपीटी बनता है, ठीक है। येलो पीपीटी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, येलो पीपीटी बन जाता है, ओके ग्रेट। तो ये अब इसको आप बैलेंस कर लेना यार, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे देखो कितना NO3 है, यहाँ पे 2 NO3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कर लो, 2 NO3 कर लो। अब कितना होगा पोटेशियम, अब 2 हो गया, तो यहाँ पे तुम्हें 2 करना पड़ेगा पोटेशियम, ठीक है। तो कितना होगा, 2 हो गया। अभी क्या हुआ, रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस हो चुकी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक PB इधर है, एक PB इधर है, NO3 का होल ट्वाइस है, तो NO3 यहाँ भी 2 हो गया, ठीक है। 2 पोटेशियम इधर है, 2 पोटेशियम इधर हो गया, I2 इधर 2 था, I2 बैलेंस हो चुका है, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, बैलेंस हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस थे। हाँ मैंने देखो यहाँ से, अगर आप किसी एसिड को और बेस को आपस में मिलाते हैं, बेस को और एसिड को मिलाते हो, आपसे सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि Na के साथ चला गया Cl और H2 जो H था वो उसके साथ चला गया है OH, क्या बन गया है, H2O बन गया है और NaCl बन चुका होगा। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे पीपीटी नहीं बनाया हुआ है। इसलिए मैंने बताया था ना कि सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पीपीटी नहीं बनते, जहां बनेगा वहां पे बोलेंगे, ठीक है, ओके। इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म लिखा मैंने कि सारे नहीं होंगे, इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ओके। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रेडॉक्स रिएक्शन पे। अब रेडॉक्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट भी है और मैंने अच्छे से यहाँ पे समझाया भी हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। तो रेडॉक्स जो होता है, जो रेडॉक्स एक मीनिंग आपको दी हुई है यहाँ पे, रेडॉक्स का सिंपल मतलब ये होता है कि इसके 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है।
पहला वर्ड क्या है, रेड है, और सेकंड वर्ड क्या है यहाँ पे, ऑक्स है। तो रेड का मतलब होता है लाल और ऑक्स मतलब होता है बैल, लाल बैल नहीं। रेड का मतलब होता है यहाँ पे रिडक्शन, बहुत बेकार जोक था वैसे भी। क्या हुआ, ये हुआ रिडक्शन और ये क्या था, ऑक्सीडेशन। मेरे को खुद की हंसी नहीं आती है यार इस जोक पे। क्या हुआ, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते होंगे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपल से काम करो, इसको अच्छे से मीनिंग निकाल लेते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये हुआ रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। अब रेडॉक्स ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को हमें इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, तो डिफरेंस को देखते हुए पढ़ते हैं। सिंपल सी बात थी, अगर कभी भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम था ये ऑक्सीडाइज हो गया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाए, दैट कॉल्ड एज कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया है। और किसी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज उसका रिडक्शन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो कॉपर था, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया एंड दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसका जस्ट उल्टा बोल सकते हो, ये नहीं दिया हुआ बुक में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो कि आज के टाइम पे गलत है, लेकिन आप क्लास 10 तक पढ़ते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट था, आसान है, जो कि 100% वैलिड है, वो ये है, अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी अगर अपना कोई इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अगर कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसलिए लॉस करेगा, गेन करेगा, इसलिए हमेशा साथ साथ में होते हैं। अकेले कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, नहीं, अकेले कभी भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कभी अकेले नहीं होंगे, साथ साथ होंगे। लेकिन क्लास 10 तक हम लोग यही पढ़ते हैं, सिंपल सा। अच्छा, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है रिडक्शन उसका वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा आपको, जानते रहना। जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है रिडक्शन वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना जानते रहो और कुछ नहीं जानना इसमें। डिफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल्स इसको हम लोग अच्छे से कर लेते हैं क्लियर, अच्छे से, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा अपने एग्जाम्पल पे। तो यार आते हैं, एक बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे आपकी जो बुक का एग्जांपल है उसी पे लेते हैं और इसको जूम करके इसका स्क्रीन पे लाते हैं। यहाँ पे चलो स्क्रीन पे आ गया। अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख ही रहे होंगे अच्छे से मेरे को, तो बहुत ध्यान से देखो, ये कॉपर ऑक्साइड था, CuO था, और CuO ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, देखो रिमूव हो गया। खुद देखो यार, ऑक्सीजन का यहाँ पे रिमूवल हो गया। अब आप बताओ, अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन निकल गया, क्या बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे वो रिडक्शन हो गया। ये क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो जिसका होता है रिडक्शन वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिंपल सा, जिसका होगा रिडक्शन वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मैंने बोला था भी। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 था, H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, देखो ये ऐड हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट आपको दिया हुआ है। बस आपको यही अच्छे से अंडरस्टैंड करनी होती है कि इसने ऑक्सीजन रिमूव किया, इसका हुआ रिडक्शन, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने गेन किया, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिंपल सी बात थी। ओके, एग्जांपल और देख लो। यहाँ पे सेम एग्जांपल, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। अब इसको अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये क्या था, हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ, देखो रिमूव किया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता था, ऑक्सीडेशन। देखो रिमूव किया हाइड्रोजन, ये चला गया N2 में, क्या होगा, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो अगर ये ऑक्सीडेशन को क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसने गेन किया हाइड्रोजन, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस बात खत्म। तो एक काम करोगे, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको आइडेंटिफाई करने को कि किसका हुआ है ऑक्सीडेशन और किसका हुआ है रिडक्शन। एक काम करना, ठीक है, इसको सॉल्व करना। जहां भी किसी को डाउट होती है नीचे कमेंट में जाओ, टाइप करो, हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ओके। तो अगर मान लो कोई लेक्चर इसको देख रहा है तो कमेंट में जाओ, देखो किसी ने क्या डाउट पूछा होगा, तो डाउट सॉल्व भी कर दो उसके, ठीक है। अगर हो पाए तो उसके डाउट तुम खुद बताओ, देखते हैं तुम्हें कितना आता है। चलो हम लोग मिलके आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट हेडिंग है हमारे यहाँ पे, वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, खासकर ऑक्सीडेशन का। तुम्हारे यहाँ पे दो एग्जांपल है यार। आपने देखा होगा आपके यहाँ कोरोजन हो जाता है, ठीक है, आयरन का कोरोजन होता है, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, एक आपको यहाँ पे नट बोल्ट रखा होगा, ठीक है, नट ही बोलते हैं, हाँ नट बोलते हैं इसको।
तो वो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इसका जो कलर हुआ वो चेंज हो गया यार। क्या हुआ, इसका जो कलर था वो कलर इसका हो गया चेंज। ओके सर, आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो हुआ क्यों, क्योंकि इसका हो गया रस्टिंग। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं रस्टिंग हो गया। क्यों, क्योंकि आयरन में एक खासियत ये होती है कि उसका वो बहुत रिएक्टिव होता है, और जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिली, वाटर में मॉइस्चर मिला, कहीं भी रखा होगा वो उसका रिडक्शन, उसका कोरोजन हो ही जाएगा, और कलर जो होगा उसका ब्राउन, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल, मतलब अच्छा थोड़ा लगता है हमें ये कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एक्सेट्रा इन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तब भी नहीं कर पाएगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो ये होने वाला बिल्कुल नहीं है। एंड दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन। अब अगर कोरोजन हो गया आयरन का, हम लोग इसका बोलते हैं रस्टिंग बोलते हैं, रस्ट का फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज रस्टिंग। तो ये है Fe, मिल गया इसको ऑक्सीजन, ये हुआ वाटर के कुछ एक्स मॉलिक्यूल, बनाते क्या है Fe2O3 बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं जिसमें Fe3+ में होता है, जानते रहना फेरिक होता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कलर इंपॉर्टेंट है कि ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन, देखो रेडिश ब्राउन में, अब रेडिश लिखा रहता है एक्चुअली ब्राउन होता है, ये जानते रहना। अच्छा, मेथड क्या है प्रिवेंट करने का हम लोग रस्टिंग को, तो मेथड हमारे पास जो है वो ये है यार कि हमारे पास कई मेथड हैं। तो पहले से आपने देखा होगा कि हमारे जो घर पे पेरेंट्स होते हैं, खासकर पापा हमारे या हमारे जो भाई होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। मान लो कि हमारे पास रखा हुआ कूलर, तो क्योंकि इस टाइम बरसात में लोग कूलर यूज नहीं करते, गर्मी में जब खत्म होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं और छत पे रख देते हैं, आराम से वो चलता रहता है 2-3 साल तक। तो पहली बात हम लोग पेंट कर देंगे, अगर पेंट कर देंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है यार, ठीक है, सिंपल सी बात थी। सेकंड होता है कि उस पर ग्रीस या ऑयल लगा देंगे, जैसे हमारी गाड़ियां होती हैं, जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, तो उसमें वही तो बना होता है लोहे का, तो उसमें हम लोग ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, वो भी होता है। सेकंड होता है जिंक की कोटिंग। अगर हम लोग जिंक की कर देंगे कोटिंग, मतलब एक सब्सटेंस है उसके ऊपर हम लोग कोटिंग कर देंगे जिंक की, एंड दैट इज नोन एज गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, भी काफी इंपॉर्टेंट है, जानते रहना। तो उसको प्रिवेंट करते हैं, जिंक का सरफेस पे हम लोग कोटिंग कर देते हैं, आयरन के सरफेस पे जिंक की कोटिंग करते हैं, सिंपल सी बात थी। ये खत्म हुआ कोरोजन, रस्टिंग खत्म हुआ। आते हैं कॉपर के कोरोजन पे यार। अब कॉपर का भी होता है कोरोजन बेसिकली। कॉपर का कोरोजन जब होता है तो वो ब्राउन में नहीं कन्वर्ट होता, आपने अगर देखा भी होगा तो ये एक ग्रीन कलर की इस पे बन जाता है लेयर, ग्रीन कलर का, ठीक है, हल्का हल्का ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश ब्लू बोल सकते हो या ब्लूनिश ग्रीन जो भी बोलते हैं इसको, हल्का से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज कोरोजन ऑफ कॉपर, जो कि ये बनता है सब्सटेंस। आपको ये सब्सटेंस याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो आप कि कॉपर जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। एंड सेम विथ सिल्वर कलर, सिल्वर मेटल का। अगर आपने कभी भी देखा होगा अपने घर पे सिल्वर की एक देखी होगी स्पून देखा होगा, तो सिल्वर का जो स्पून होता है कुछ टाइम बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ये होता है AgTs। तो ये याद कर लेना, ये NTSC में कई बार पूछा गया है, बाकी जो ओलंपियाड एग्जाम होते हैं तो ब्लैक कलर का कन्वर्ट होता है, AgTs बनता है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं इसको। और लास्ट हमारा है रेंसिडिटी, ये सेकंड एग्जांपल है। तो यार रेंसिडिटी होती क्या है, सिंपल समझ लो इसको ऐसे से कि आपके घर में खाना रखा, मान लो यहाँ खाना रखा हुआ है, अगर वो खाना बना हो वो ऑयल्स का या फैट का, तो कुछ टाइम बाद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद वो खराब हो जाएगा, क्योंकि जो ऑयल है वो फैट है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और उसका हो गया ऑक्सीडेशन तो जो हमारा फूड होगा हो जाएगा खराब। सिंपल सी बात ये थी कि टेस्ट या ऑर्डर, जो भी उसका टेस्ट हुआ, जो भी उसका कलर हुआ, मतलब उसका जो स्वाद हुआ वो खराब हो जाएगा, स्वाद हुआ उसका जो बेसिकली स्मेल होगा वो खराब हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन वो सारे नहीं, जो फैट होते हैं और ऑयल्स होते हैं उन्हीं का होता है एक फिक्स टाइम के बाद, पहले नहीं हुए एक फिक्स टाइम के बाद 4-5 घंटे, डिपेंड अपॉन मटेरियल्स, राइट। देखो ब्रेड खराब हो गया क्योंकि ये भी किससे बनते हैं, ऑयल से मिलकर, कुछ ना कुछ ऑयल्स पड़े होते हैं यहाँ पे भी। मेथड कैसा है, क्या कर सकते हैं, तो मम्मी लोग क्या करती है, जो हमारी घर में होते हैं लोग क्या करते हैं वो कि उसको किसी, लाइक आपने चिप्स की पैकेट देखी होगी, अब सिंपल देखो यार, चिप्स की पैकेट में जो हम लोग लिखते हैं ना कि उसमें लिखा रहता है 20% एक्स्ट्रा, तो हम उसको फाड़ते हैं फिर हंसते हैं, इसमें तो हवा ही हवा है, कुछ चिप्स तो कहाँ है भैया, चिप्स लिखा था, चिप्स थोड़ा सा रहता है चिप्स, बाकी सब हवा होती है। हवा तो बेसिकली वो ठीक है, वो तो होता ही होता है, लेकिन करते क्या है ना, क्योंकि जो चिप्स होगी खराब हो जाएगी, तो चिप्स में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके रखते हैं बेसिकली, ठीक है, चिप्स में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके रखते हैं। ऐड मतलब ये हो गया कुछ एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन होने में मतलब कि विरोध करते हैं, उसको मना करेंगे, अगेंस्ट काम करता है, इट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस। वैक्यूम पैकिंग, कि हम लोग जब चिप्स पैकेट कर, जब चिप्स को पैक करेंगे तो वहां से ऑक्सीजन निकाल लेंगे, मतलब वैक्यूम क्रिएट करेंगे।
रिप्लेसिंग बाई एयर बाई नाइट्रोजन, तो उस पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन या हीलियम गैस भी रख सकते हैं। सेकंड चीज है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में खाने को हम लोग अगर रेफ्रिजरेटर रख देंगे तो लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात था। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका होता है यहाँ पे खत्म। ओके, तो ये इतनी थी आपके चैप्टर में जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, 50 मिनट लगे चैप्टर्स को और अच्छे से डिस्कस किया, हर एक पॉइंट डिस्कस किया। तो ये एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिस्कस करो, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आपके लिए एक जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, मैंने कुछ चीजें इकट्ठा कर दी है जो कि हम लोग बीच बीच में डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट है। तो कलर्स ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कलर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके यहाँ इंपॉर्टेंट कलर थे जिस कंपाउंड का, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सबको मिला करके मैंने कुछ कंपाउंड के कलर दे रखे हैं। मान लो MgO हो गया, व्हाइट फ्लेम था, व्हाइट कलर का बनता था। CSO4 कैसा था, ब्लू था। FeSO4 ग्रीन होता है। लेड नाइट्रेट कैसा होता है, कलरलेस। COH का होल ट्वाइस कैसा होता है, मिल्की व्हाइट। PbO येलो होता है, PbI2 येलो होता है। AgTS कैसा होता है, ब्लैक होता है, मैंने डिस्कस किया था कोरोजन में। Fe2O3 ब्राउन, 2 बार डिस्कस किया इसको। AgCl AgBr कैसा होता है, व्हाइट। Ag कैसा होता है, ग्रे। K2Cl2O7 ये थोड़ा नया है, याद कर लो, ऑरेंज में होता है। ZnSO4 कैसा होता है, कलरलेस होता है। BuSO4 कैसा होता है, व्हाइट होता है। कॉपर जो होता है वो ब्राउन होता है, और कॉपर ऑक्साइड जानते रहो ब्लैक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया प्री बोर्ड में, बाकी लोगों अलग अलग क्वेश्चन में। बाकी ये चीज आप फिर से जानते रहो, उसका स्टेट, व्हाइट PPT और येलो PPT आप इनको जानते रहो। बस एक होता है, अगर PB आ गया तो वो येलो मानते रहो, बाकी आपके यहाँ सब व्हाइट PPT है। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं अलग अलग गैसेस के, तो आपको यहाँ शायद 2 इंपॉर्टेंट है। पहला है हाइड्रोजन गैस, जिसका आप ऑलरेडी पोफ साउंड जानते थे कि अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उसको कैसे पहचानते हैं, तो आप लोग जानते थे, उसको आप जलाते थे तो पोफ साउंड करता था, दैट इज कॉल्ड एज कि ये इसका टेस्ट हो गया। ऐसे ही आपका CO2 का टेस्ट है, अगर आप CO2 का टेस्ट करते हो तो CO2 का टेस्ट मिलता था, लाइम वाटर को मिल्क की कन्वर्ट कर देता था, दैट इज कॉल्ड एज CO2 का टेस्ट, ये हो गया। बाकी आप SO2 का आपके यहाँ टेस्ट है, सफोकेटिंग स्पिल, मैंने आपको बताया भी था। तो ये कुछ टेस्ट हो गए बेसिकली। ओके, सिंपल सी बात है। अब ये एनसीईआरटी के कुछ जो भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज वगैरह के है, इसके क्वेश्चन वगैरह दिए हैं, आप लोग इसको सॉल्व करो अच्छे से, मैंने नीचे नोट्स में ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। तो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन हो गया, पहला दिया था यार कि व्हेन क्रिस्टल ऑफ FeSO4 आर स्ट्रांगली हीटेड इज रेजिड्यू ऑफ 10। अब सिंपल देखो कि हम वही बोल रहे हैं कि क्या बनेगा, तो FeSO4 को हीट करो। अगर आपको याद होगा तो हम लोग FeSO4 को हीट कर रहे थे, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। ओके, चलो यहाँ पे आते हैं। FeSO4 को हीट किया, मैं अच्छे से इरेज करता हूँ फिर से, देखो भैया नहीं तो आप लोग नाराज हो जाओगे, क्या सब दिख ही नहीं रहा, क्या लिख रहे हो। ये हुआ FeSO4 को हीट किया था, अगर आपको याद होगा क्या बनता था, ये बनता था Fe2O3 और ये SO2, क्या था, SO2 गैस और SO3 गैस बनता था, सफोकेटिंग स्मेल वाला। ये कैसा था, ब्राउन कलर था, ये कैसा था, ब्राउन। अरे रस्ट का फॉर्मूला कैसा था, ब्राउन होता था। ये कैसा था, ग्रीन था। देखो कैसा होगा, रेडिश ब्राउन, कहीं लिखा हुआ है रेड कलर का, अच्छा रेड लिखा हुआ, रेड कर लो बस, रेड या ब्राउन कर सकते हो। तो एक काम करना यार, सारे क्वेश्चंस को मैंने दे रखा हुआ है, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे कराने को मतलब है नहीं, आप लोग है नहीं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, मैंने सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हुए हैं, और भी क्वेश्चंस आप चैनल के उसमें जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, देख सकते हो। मैंने सब कुछ तो ऐड किया हुआ, मेंटी क्विज अभी करा रहा हूँ प्रेजेंट में, तो ये सब कुछ आपके लिए डिटेल में था, और ये काफी इंपॉर्टेंट था भाई साहब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे। खासकर ये वाला पेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस पे 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ फिक्स मतलब पक्का मान के चलो कि इस पे 1-2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसको अलग से कॉपी में लिख लो, इसको अच्छे से चिपका लो। बाकी इसका जो मेरा नोट्स है, MP आपको लिखा हुआ है नीचे देख रहे होगे, ठीक है। तो MP यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसको डाउनलोड कर लो, फिर कमेंट कर दो कि इसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर चाहिए, किसका 1 शॉट चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसको लाइक कर दो यार, ठीक है, बनता है, और इसको उन तक पहुंचा दो जो इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लॉजिक है, तभी इसका फायदा है बनाने का, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग देखते हैं। द टीचर मैं मोटिवेट होता हूँ कि यार हाँ मैंने कुछ काम किया और वो हर बच्चे तक पहुंच गया, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार इतना अच्छा कंटेंट था जो मैंने प्रोवाइड किया, ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच गया, ठीक है। क्योंकि ये टर्म 1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें आप देख ही रहे हो, अगर कहीं भी किसी को डाउट होता है तो आप उस चीज को मेरे से यहाँ पे अच्छे से पूछ सकते हो। बाकी धीरे धीरे NTSC की चीजें, जैसे आपका टर्म 1 एग्जाम होगा, हम लोग NTSC की चीजें स्टार्ट करेंगे और डिटेल में
बढ़िया से सब कुछ फिर से डिस्कस करें क्रैश कोर्स के टाइप में, और दिन भर हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो इतना करते हैं। और जहां प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को फिर से डिस्कस करेंगे और फिर मिलेंगे किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय बाय।